हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सैंडी सर। तो मनी एंड बैंकिंग का ये सेकंड पार्ट है। बैंकिंग पहला पार्ट मनी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो आई होप कि उस वीडियो ने आपको जो हेल्प किया होगा। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का सेकंड पार्ट, क्या बैंकिंग। तो बैंकिंग जो है वो रिलेटेड है किससे? बैंक से। बैंक सबको पता है बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, पैसा डिपॉजिट कराते हैं, या क्या करते हैं, जाकर हम लोग क्या करते हैं, बैंक से जो है वो लोन लेते हैं। ठीक है। तो अब बैंकिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? हम लोग स्टार्ट करेंगे कमर्शियल बैंक से। ओके। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसका काम क्या है? इसका काम है, ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है कैसे फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी आप कमर्शियल बैंक्स में जाकर पैसा डिपॉजिट करा सकते हो फ्रॉम द जनरल पब्लिक। यानी जनरल पब्लिक जो है वो क्या कर सकती है, जाकर कमर्शियल बैंक्स में जाकर क्या कर सकती है, पैसा डिपॉजिट करा सकती है। और एक और फंक्शन क्या है बैंक का? बैंक क्या करता है, लोन देता है। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बैंक लोन क्यों दे रहा? बैंक रिश्तेदार है? नहीं, बैंक लोन देगा और उससे अर्न करेगा क्या? प्रॉफिट। ठीक है। तो यानी कि अब कमर्शियल बैंक क्या समझा हम लोगों ने? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके क्या काम है, जिसके दो काम है। दो नहीं है, काम बहुत सारे हैं, मगर चैप्टर में अगर देखा जाए तो उसमें दो ही जो है वो फंक्शन उसके लिखे, क्या कि वो डिपॉजिट्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और क्या करता है, लोन देता है, और उससे क्या करता है, प्रॉफिट को जनरेट करता है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर कमर्शियल बैंक के हम लोग देखें तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जो है कमर्शियल बैंक्स जो है हमारी कंट्री में है। अब कमर्शियल बैंक्स के दो तो बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताया, और फंक्शंस अगर हम लोग देखें कमर्शियल बैंक्स के, तो और फंक्शंस जो है वो क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन ये हम लोगों ने कर लिया है अभी, जस्ट मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है। कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। सेकंड मैंने क्या बताया, कमर्शियल बैंक का काम क्या है, वो एडवांस करता है क्या, लोन्स। यानी जिसको भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पर भी पैसा की कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो क्या करता है, बैंक जो है वो लोन देता है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये थोड़ा सा समझते हैं डिस्काउंटिंग बिल क्या होता है बेसिकली। अब डिस्काउंटिंग बिल, सपोज करते हैं ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। अब ए ने क्या किया, ए ने बी के लिए 1 लाख रुपीज का कोई गुड्स प्रोड्यूस कर किसको बेचे, बी को बेचे। 1 लाख के जो है वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर किसको बेचे, बी को। अब बी के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 लाख रुपए जो है वो नहीं थे, तो बी ने क्या किया, देखो ये जो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये बेसिकली एक ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर बोलता है कि एक डेट दी जाती है। मान लो बी ने कहा कि भाई मैं 90 डेज के बाद जो है ये 1 लाख रुपए आपको मैं दे दूंगा। ये क्या करता है, पूरा साइन होता है इसके ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर पूरा का पूरा जो है साइन होता है। ठीक है ना। अब 90 डेज के बाद मैं 1 लाख रुपए जो है वो दे दूंगा। ठीक है। अब ए को मान लो, अब 90 डेज के बीच में ही ए को जो है वो बहुत अर्जेंट जो है रिक्वायरमेंट आ गई, किसकी, कैश की। अब इसको अर्जेंटली जो है वो पैसा चाहिए था, तो क्या करेगा ए, क्या करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर जाएगा किसके पास, बैंक के पास जाएगा। ठीक है। अब बैंक उसमें से क्या कर लेता है, फी के तौर पर कुछ इंटरेस्ट जो है वो क्या कर लेता है, काट लेता है। ठीक है। तो सपोज करो कि ए बैंक के पास गया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, और बैंक ने कहा कि भाई उसमें जो है मैं 2% जो है वो आपसे क्या कर लूंगा, टैक्स ले लो, मतलब एक फीस के तौर पर जो है 2% ले लूंगा। तो यानी कि 98,000 रुपीज जो है अर्जेंट कैश की जरूरत थी, तो 98,000 रुपीज जो है वो किसको दे दिए, ए को दे दिए, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहां पर आ गया, बैंक के पास आ गया। अब 90 डेज के बाद जो है ये बी क्या करेगा, उस बैंक को पे करेगा पूरे के पूरे 1 लाख रुपए। तो यानी कि बैंक को जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कितने का आया, वो प्रॉफिट आया 2000 का। तो यानी कि इसको बोला जाता है क्या, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, ये इन जनरल पब्लिक के लिए एक फैसिलिटी है कि सपोज करो कि मेरे पास क्या है, 10,000 रुपीज है, मुझे 5,000 रुपीज जो है वो और चाहिए, लेकिन मेरे पास है नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मुझे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, जिसमें बैंक एक लिमिट सेट करता है। सपोज करो कि बैंक ने मेरी 15,000 की ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट किया कि 15,000 रुपीज जो है मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट है। अब इस 15,000 में से मान लो
मेरी मर्जी है मैं कितना भी पैसा इन 15,000 में से यूज कर सकता। अगर मान लो मैंने 5,000 रुपीज, मुझे 15,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी, 10,000 जो है 10,000 जो है वो मेरे पास था, 5,000 की मेरे को और रिक्वायरमेंट थी, वो 5,000 मैंने क्या किया, इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से जो है वो ले लिया। अब मैंने इस पैसे को यूज किया, मान लो 10 डेज के बाद, 20 डेज के बाद मैंने ये 5,000 जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लिया था मैं बैंक को वापस दूंगा, तो बैंक जो है इस पर उतने ही दिन का क्या करेगा, इंटरेस्ट जो है मेरे से जो है वो चार्ज करेगा। सो दिस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है जिसमें आ गया आपका एजेंसी फंक्शंस। अब एजेंसी फंक्शन में जैसे कि आप देख सकते हो कि एजेंसी फंक्शन में क्या आ गया, कोई भी नॉमिनल जो फीस वगैरह हो गई या चेक बुक्स जो है वो आपको जो है वो इशू करता है बैंक जो है, या आप बोल सकते हो कि ट्रैवलर चेक्स वगैरह जो है ये जो है वो आपको जो है वो बैंक जो है वो इशू कर सकता है। और एजेंसी फंक्शंस में और भी मतलब जो डे टू डे, इसमें देखो इसमें दो तरह के एजेंसी फंक्शन में दो तरह के जो है वो चीजें आती है। एक क्या आती है, एक तो आपके जिसमें बैंक जो है वो चार्ज करता है आपसे, ठीक है ना, मॉनेटरी फंक्शन है, और एक नॉन मॉनेटरी फंक्शन जो डे टू डे ऐसे ही बैंक जो है अपनी तरफ से ही जो है वो क्या काम करता है, तो वो आ गया आपके एजेंसी फंक्शन में। फिर जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में आपको जो है वो एटीएम कार्ड जो है वो इशू करना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अच्छा, और जो है मान लो कि विल, अगर मान लो कि कोई अपनी विल बनाता है, ठीक है, तो उस विल को जो है क्या करता है, एक तरह का बैंक जो है उस विल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब उस आदमी की विल के अकॉर्डिंगली जो है वो बैंक उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट को जो है वो क्या करता है, उसको संभाल के रखता है, ठीक है। देन आ गया मनी क्रिएशन। तो ये सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जिस पर बैंक जो है वो टिका हुआ, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बोल सकते हो आप, या मनी क्रिएशन, यानी कि बैंक जो है वो क्या करता है, पैसा जनरेट करता है, क्रिएट करता है पैसा। कैसे पैसा क्रिएट करता है, अब वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि किस तरह से जो वो बैंक जो वो पैसा क्रिएट कर रहा है। ओके, अब मनी क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन जो भी कमर्शियल बैंक करता है, कैसे करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये समझने से पहले, ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज CRR, व्हाट इज CRR। तो CRR क्या होता है, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली है क्या, तो देखो जितने भी टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं, उसका एक परसेंटेज, उसका एक मिनिमम परसेंटेज जो कौन डिसाइड करता है, जो डिसाइड करता है आरबीआई। वापिस से समझो क्या बोला मैंने, कि कमर्शियल बैंक्स के पास टोटल डिपॉजिट जितना भी आया, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट, कुछ मिनिमम अमाउंट जो है, मिनिमम परसेंटेज आप बोल सकते हो, जिसको कौन डिसाइड करता है, जिसको डिसाइड करता है आरबीआई, यानी कि उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और ये कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक्स को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। हर एक डिपॉजिट में से जो अपने पास जो है वो क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक्स को जो वो ये मिनिमम रिजर्व रेशियो, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ये अपने पास क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और ये कौन डायरेक्ट करता है, क्योंकि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो रेगुलेट कर रही है सारा का सारा, तो वही डायरेक्शन दे रही है कि कितना परसेंट जो है वो क्या होना चाहिए, कैश रिजर्व होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई, ठीक है। सेकेंड चीज, हम लोगों को दो चीजें यहां पर एज्यूम कर चलनी है ये समझने के लिए कि बैंक्स पैसा कैसे जनरेट कर रहा है, तो इसमें हम लोगों को दो चीजें समझकर चलनी है। पहली चीज हमें क्या समझनी है, पहली चीज हम लोगों को जो है वो समझनी है एज्यूम, यहां पर हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्या आ गया, पहला आ गया कि बैंक इज अ सिंगल यूनिट, बैंक इज अ सिंगल यूनिट, ये मानकर चलो एक ही बैंक है, ठीक है, क्योंकि ये हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, इसीलिए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मानकर चल रहे हैं एक ही यूनिट है, बैंक एक ही बैंक है आपके पास, समझ लो, ठीक है। और सेकेंड एजम्पशन हम लोग कर रहे हैं कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड,
ठीक है। सेकंड एजम्पशन क्या है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड, मतलब कि जो भी पैसा है वापिस से वो पैसा कहां पर चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। यही तो होता है सर्कुलेटरी, पूरा का पूरा एक सर्कुलेशन में, पूरा एक सर्कुलर फ्लो में जो है वो मनी चलती है, ठीक है ना। हम लोग जिससे भी पैसा ले रहे हैं, हम लोग पैसा कहां डाल रहे हैं, वापिस से बैंक के पास ही पैसा जाता है। तो हम लोग यहां मानकर चल रहे हैं कि एक ही बैंक है और सारा पैसा घूम के कहां जा रहा है, उसी बैंक में जा रहा है, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक मैंने आपको बताया सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को बोलता है कि अपने टोटल डिपॉजिट में से जो है वो कुछ परसेंटेज जो है वो क्या करना है, आपको अपने पास रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा आपको। एक चीज मैंने आपको ये समझाई और सेकंड मैंने आपको ये एजम्पशंस जो है समझाई, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से जो है वो बैंक जो है वो पैसा क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो यहां पर एग्जांपल में हम मानकर चलते हैं कि सीआरआर आरबीआई ने जो है वो कितना परसेंट रख दिया, 20% रख दिया, ठीक है। और सपोज एक पर्सन आया, उस पर्सन ने क्या किया, 1000 रुपीज यानी इनिशियल डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स के पास आए वो कितना, 1000 रुपए जमा करा दिया, ठीक है। अब एक अच्छा यहां पर एक और क्वेश्चन भी आता है कि सर अब 20% यानी इतना कम सीआरआर क्यों, है ना सर, कम सीआरआर क्यों। देखो होता क्या है कि बैंक को के पास ना एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, क्या कि जितने भी लोगों ने पैसा जमा कराया वो सारे के सारे लोग एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर अपना पैसा नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। और सेकंड चीज जो है क्या होती है कि न्यू डिपॉजिट जो है वो बैंक के पास आते जा रहे हैं, तो यानी अगर मान लो सपोज करो 2-4 लोग आ भी गए अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो बैंक के पास जो वो पैसा रहता है उससे वो उनको क्या कर सकता है, चुका सकता है। तो इसीलिए सीआरआर जो है वो आरबीआई जो है इतना ही जो है वो क्या करती है, रखती है, मेंटेन करने को जो है वो बोलती है। तो सीआरआर मान लो 20% है, ठीक है। तो यानी 1000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करा है। अब उस 1000 रुपए में से मैंने आपको बताया कि 20% जो है वो किसके लिए रखना पड़ेगा, आरबीआई के लिए, यानी एज अ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। तो 1000 में से 20% कितना, 1000 का 20% कितना होता है, 200। तो 200 कमर्शियल बैंक ने रख लिया, क्या, कैश रिजर्व रेशियो। बचा हुआ 800 जो है वो क्या कर दिया, वो लोन पे दे दिया, ठीक है। अब लोन पर दे दिया किसी को, XYZ कोई भी आदमी आया जिसको जरूरत थी लोन की, उसने 800 रुपीज जो है उसको क्या कर दिया, लोन पे दे दिया, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि assumption बताया कि ऑल द ट्रांजेक्शंस आर बैंक, तो अब उस आदमी ने जो है वो क्या किया, 800 रुपए खर्च दिए, वापिस से वो 800 रुपए किसके पास आ गए, बैंक के पास आ गए, ठीक है। अब उस 800 में से बैंक जो है वापिस से क्या करेगा, 20% जो है वो काट लेगा, क्या, सीआरआर। बचा हुआ क्या करेगा, 640 को क्या कर देगा, लोन पे दे देगा। वापिस से वो पैसा कहां पर आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। बैंक फिर से क्या करेगा, 20% जो है वो क्या करेगा, सीआरआर जो है वो क्या करेगा, अपने पास मेंटेन कर लेगा। बाकी वाला जो है बचा हुआ जो है 512 जो है वो क्या कर देगा, लोन पे दे देगा। ये राउंड्स चलते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर आ गया तो आपको सारे राउंड्स कर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक कर जो है वो दिखा सकते हो। तो हम लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में टोटल डिपॉजिट जो है वो कितना आ गया, 5000। 5000 में से 1000 जो है वो क्या कर लिया, सीआरआर बैंक ने अपने पास कैश रिजर्व रेशियो जो है वो रख लिया, और 4000 क्या कर दिया, लोन पे दे दिया। आया कितना था, 1000। जिसका 1000 था वो 1000 बच गया जो है बैंक के पास, अगर वो आएगा उसको हमने 1000 रुपीज दे दिया। लेकिन उस 1000 से 4000 क्या कर दिया, लोन पर दे दिया। तो यानी कि टोटल डिपॉजिट जो है यानी 1000 रुपए से टोटल डिपॉजिट बैंक ने जो है कितना जनरेट कर लिया, 5000। सर ये कैलकुलेट कैसे किया, इतने राउंड्स कैसे कैलकुलेट किया आपने, क्या कैलकुलेट, देखो एक जनरल सा इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो भी हम लोग समझते हैं वो सिंपल। अगर मान लो यहां पर तो मैंने 1000 रुपीज रखा है, अगर आपको एग्जाम में आ गया कोई और वैल्यू आ गई आपको कि सपोज करो इनिशियल डिपॉजिट्स इतने, तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि लास्ट में जो है वो कितना आएगा। तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बेसिकली, ठीक है, वो समझते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूले हैं, अब देखो टोटल डिपॉजिट्स जो है उसका जो है फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1/CRR मल्टीप्लाई बाई जो है इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यानी कि अब सीआरआर कितना था, 1/CRR कितना था, 20%। इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे पास कितने थे, 1000। तो इसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 20% कैसे निकलेगा, 1/20/100 मल्टीप्लाई बाई 1000, 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि
100/20 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, 21 जा 25 जा, ये कितना आ गया 5000। तो यानी इस फॉर्मूले से, यानी कि 1/CRR टोटल डिमांड डिपॉजिट 1/CRR मल्टीप्लाई बाई इनिशियल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि टोटल जो डिपॉजिट आने वाले बैंक, कमर्शियल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट से कितना पैसा जो है वो जनरेट होने वाला है। तो वो आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हो, ठीक है। अब एक और भी फॉर्मूला आता है इसमें। अब एक और फॉर्मूला जो है वो क्या आता है, मल्टीप्लायर। अब यानी कि मल्टीप्लायर का मतलब कि वो जो इनिशियल डिपॉजिट आए हैं उस इनिशियल डिपॉजिट से को कितने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है जो है वो कमर्शियल बैंक्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से। तो के इज इक्वल टू 1/CRR। तो हमें पता है CRR 20% था, तो 1/20%। अब 1/20% को हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रेसिप्रोकल करके बता रहा हूं आपको, 100/20 और ये कितना आ जाएगा 5। यानी कि कितने टाइम्स, यानी इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स। यानी कि 1000 का 5 टाइम्स कितना हो गया 5000। तो यानी आप यहां से भी जो है वो क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि आपका जो है वो टोटल डिपॉजिट जो है वो कितने आएंगे, और वहीं से आपको पता लग जाएगा कि इतना परसेंट हमारा CRR था, तो हमने वो इनिशियल डिपॉजिट जो देने हैं वापस वो आपका CRR से आपका निकल आएगा, बचा हुआ आपने क्या कर दिया, लोन पर दे दिया आपने। क्लियर, आई होप यहां तक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब एक और मजे की बात मैं बताता हूं। एक और मजे की बात क्या है, देखो ये जो CRR है ना, ये CRR ही जो है वो डिसाइड करता है बैंक की, जिसको आप बोल सकते हो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को। CRR ये 1 मार्कर में कई बार जो है एग्जाम्स में जो पूछ लेता है कि CRR ही जो है वो डिसाइड करता है क्या, कि बैंक्स की जो है वो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी, यानी कि बैंक ज्यादा पैसा क्रिएट कर पाएगा या कम पैसा क्रिएट कर पाएगा। अब कैसे, जैसे कि अभी वाले एग्जाम्पल में मैंने 20% CRR रखा था, 20% CRR। तो उस 20% CRR में बैंक जो है वो कितने टाइम्स जो है वो क्रिएट कर पाया क्रेडिट को, 5 टाइम्स। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लगा कर देखा 5 टाइम्स। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस CRR को कम कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा 10% रख लेते हैं। तो 10% तो सीधा सीधा रेसिप्रोकल होकर क्या आ गया 100/10, यानी 10 टाइम्स। यानी कि CRR कम हुआ तो बैंक ज्यादा पैसा जो है वो क्रिएट कर पाया। तो इसका मतलब यहां से क्या है, जितना ज्यादा CRR होगा उतना कम पैसा जो है वो क्रिएट, उतना कम मनी जो है वो क्या कर पाएगा, कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएट कर पाएगा। सर ऐसा क्यों होता है, कम ज्यादा क्यों होता है? देखो ये बेसिकली जो है आगे एक चैप्टर आपका एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड में, उसमें आप जो है वो पढ़ोगे। इस चैप्टर में भी ये क्वांटिटेटिव एंड जो है वो क्वालिटेटिव फंक्शन आप जब पढ़ोगे, उसमें इस चैप्टर में तो जनरली मैं वो समझाऊंगा। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि जो है वो किस तरह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को कंट्रोल करता है, कौन, RBI। तो उस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये CRR को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी अगर CRR बढ़ाएगी RBI तो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या कर पाएंगे, कम पैसा जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, और अगर CRR जो है वो कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या कर पाएंगे, ज्यादा पैसा जो है वो क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर अगर देख लें क्या क्या लिखा है कि CRR जो है वो डिटरमाइन कमर्शियल बैंक्स नहीं करते, बता चुका हूं, कौन करता है, RBI, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को क्या करना पड़ता है, अपने पास कैश रिजर्व जो है अपने पास नहीं रखना पड़ता है, वो किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर हम लोगों को CRR पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं, ये 2 फॉर्मूले आपके, ठीक है ना, ये 2 फॉर्मूले हैं। यहां से जो है वो आप क्या कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि बैंक जो है कितने टाइम जो है वो पैसा जो है क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक स्मॉल फ्रैक्शन ही क्यों कैश रिजर्व में डिपॉजिट करते हैं अपने पास, तो उसका मैं रीजन आपको बता चुका हूं कि बैंक के पास जो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है कि सेम टाइम पर सब लोग पैसा नहीं निकालेंगे, और बैंक्स के पास जो है वो न्यू डिपॉजिट्स का कांस्टेंट फ्लो आता रहता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मान लो लोग आ भी गए पैसा लेने तो बैंक जो है वो क्या कर सकता है, पैसा वापिस दे सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, सेंट्रल बैंक की। अब सेंट्रल बैंक क्या है, बेसिकली सेंट्रल बैंक को बोला जाता है एपेक्स बॉडी, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का समझ लो
आप बोल सकते हो फादर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन जो है, जो क्या करता है, जो ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है किसको, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है, और पूरी कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को जो है कंट्रोल करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक को ही जो है वो क्या बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब फंक्शंस अगर हम लोग देखें सेंट्रल बैंक के, तो सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशुइंग नोट्स, तो यानी कि कंट्री के लिए जितने भी जो नोट्स हैं, बड़े बड़े नोट आप देखोगे, एक्सेप्ट किसको, 1 रुपए के नोट को छोड़कर और जो कॉइन्स को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी जितने भी बड़े नोट्स हैं वो कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, ठीक है। और 1 रुपए नोट हो गया या और कॉइन्स जो हो गया वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। तो यानी कि पहला पॉइंट, करेंसी अथॉरिटी, कंट्री के लिए जो भी करेंसी छापने का काम करता है कौन करता है, आरबीआई। सेकंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो देखो गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या करता है, जो है वो बैंकर का भी जो है वो क्या काम करता है, गवर्नमेंट का जितना भी हिसाब किताब, जो भी किसी को पैसा लेना है, किसी से पैसा देना लेना जो भी है, वो सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। देन बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब बैंकर्स बैंक, अब देखो जो भी बैंक्स जो है, सारे के सारे बैंक्स का जो बैंकर है वो कौन है, सबका टॉप पे कौन है, आरबीआई का सेंट्रल बैंक है। तो ये क्या करता है, ये डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी बैंक्स जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक से डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये सारे के सारे आगे पॉइंट्स हैं, ये मैं अभी आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी में बोल रहा हूं, तो ऐसा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है पैसा आने की, तो लास्ट में आरबीआई ही जो है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को जो है वो क्या करता है, लोन देता है, ठीक है। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन, यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितना भी फॉरेन करेंसी अब आती है वो किसके पास, अपने पास कौन रखता है, वो आरबीआई रखता है। और लास्ट आ गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दो बैंक्स के बीच में जो भी लेन देन होता है उस लेन देन को क्लियर कौन करता है, आरबीआई करता है। आगे अब समझते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं, बाकी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा या बहुत ज्यादा खींचना पड़े, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहले आ गया करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशुइंग नोट्स, तो ये बता चुका हूं, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि बैंक, आरबीआई जो है वो क्या करता है, कंट्री के लिए जो करेंसी छापने का काम करता है कौन, आरबीआई, ठीक है। अब इकलौता, आप मान सकते हो इकलौता इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर सकता है, नोट छाप सकता है, ठीक है, और कोई नोट नहीं छाप सकता है, ठीक है। अगर नोट छापेगा तो फिर उसके बाद उसको लॉ जो है उसके साथ जो है वो डील करेगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर एक ही छापने वाला होगा, सपोज करो अगर मान लो 4-5 इंस्टीट्यूशन होते जो क्या कर रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि नोट के सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कोई कम नोट सर्कुलेट करता, कोई ज्यादा नोट जो है वो सर्कुलेट करता, ठीक है ना। तो एक ही इंस्टीट्यूशन है तो यानी कि यूनिफॉर्मिटी होती है किसमें, नोट सर्कुलेशन में। बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल, नोट सही से छप रहे हैं या नहीं छप रहे हैं, उसको सुपरवाइज जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूशन कर रहा है, एक ही जगह पर जो है वो नोट जो है वो छापे जा रहे हैं, तो ये इजी हो जाता है, ठीक है ना। क्रेडिट को कंट्रोल करना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है ना, किसको कितना क्रेडिट देना है, कितना क्रेडिट जो है वो बैंक, कमर्शियल बैंक्स कितना जो है क्रेडिट किसको देंगे, तो ये कंट्रोल करना इजी हो जाता है। पब्लिक फेथ भी जो है वो इंश्योर करता है आरबीआई। अगर मान लो 5-6 इंस्टीट्यूशन होते तो और एक दो अगर उसमें से गड़बड़ कर देते तो पब्लिक का फेथ जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो इस बैंकिंग सिस्टम से खराब हो सकता था, हट सकता था। तो ये जो आरबीआई पब्लिक फेथ को जो है वो क्या करती है, इंश्योर करती है, और करेंसी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबलाइज करने में भी जो है वो इजी हो जाता है, अगर कब एक ही इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट में मैंने आपको बता दिया क्या, कि सारे के गवर्नमेंट के लिए जितने भी बैंकिंग बिजनेस जो गवर्नमेंट के है, ठीक है, या गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट को मेंटेन करना, ठीक है, कैश बैलेंस जो है गवर्नमेंट के रखना, ये सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है ना। रिसिप्ट्स एक्सेप्ट करना, जो है पेमेंट्स गवर्नमेंट के लिए के बिहाफ पर जो है वो क्या करना, पेमेंट्स करना, ये सारे के सारे काम जो है वो क्या करता है, आरबीआई करता है। और लोन्स, गवर्नमेंट को भी जो है लोन देने का काम, जो क्योंकि बैंकर है, गवर्नमेंट का बैंकर है, तो बैंक गवर्नमेंट को भी जब लोन चाहिए होता है तो क्या करता है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो लोन देता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, तो मैंने आपको बताया
कि बैंक सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको सुपरवाइज करने का काम करता है कौन? आरबीआई। जैसे कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि कैश रिजर्व जो है वो सारा का सारा कमर्शियल बैंक्स कैश रिजर्व किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। देन इसी के अंदर में अगर आप देखोगे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आ जाता है, क्योंकि अब बैंकर्स बैंक है ना, तो यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये अलग से वैसे भी पॉइंट है, लेकिन यहां पर ही समझा देता हूं कि कमर्शियल बैंक्स जब अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, कहीं से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं से हम लोगों को पैसा मिल पाए, तब जो है वो क्या करता है? आरबीआई जो है उनको जो है लोन देता है, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियरिंग हाउस, तो क्लियरिंग हाउस जो है, अब क्लियरिंग हाउस का एग्जांपल यहां से समझ लो, क्लियरिंग हाउस का एग्जांपल आप समझ लो। मान लो ए एक बैंक है और ये बी एक बैंक है, ठीक है। एक आदमी ने जो है, मान लो ए ने क्या किया, 10,000 का चेक जो है वो कैश कराया, कहां से? बी बैंक से, ठीक है। बी ने भी क्या किया, मान लो 20,000 का जो है वो चेक जो है वो क्लियर कराया, कहां से? ए बैंक से। तो यानी अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी, अब 20,000 का बी बैंक ने जो है वो ए बैंक से जो है वो 20,000 जो है क्लियर करवाया, मतलब पैसा जो है वो निकलवाया, चेक कैश कराया। यानी कि अब लाइबिलिटी बनती है किसकी? बी बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि 20,000 किसको दे? ए बैंक को। और वैसे ए बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि 10,000 किसको दे? बी बैंक को। अब ये क्या, ये लोग पूरे दिन यही करते रहेंगे कि भाई ले बैंक, तूने इतना पैसा लिया, इतना पैसा मैंने लिया, आपस में ही हम लोग क्लियर करते हैं? नहीं, ये अपना डे टू डे बिजनेस करेंगे। ये सारे के सारा क्लियर कौन करेगा? ये क्लियर करेगा आरबीआई। कैसे क्लियर करेगा? आरबीआई के पास इन दोनों कमर्शियल बैंक्स के क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं। तो इन दोनों बैंक्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन होता है, वो लेन देन क्लियर करता है कौन? करता है आरबीआई। तो इसको बोला जाता है क्या? क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आपका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक या जिसको आरबीआई बोल लो आप, ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जब भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती है, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो उस टाइम पर जो है वो क्रेडिट ज्यादा देना है या क्रेडिट ज्यादा नहीं देना है, तो वो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट, ये मैं बता चुका हूं अभी आपको, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक का जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी है कि कंट्री का जितना भी जो भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो आती है, वो सारी की सारी कौन संभाल के रखता है अपने पास? आरबीआई जो है वो संभाल के रखता है अपने पास, ठीक है ना। और मनी की वैल्यू को स्टेबलाइज करना, ये भी काम जो है वो किसका है? आरबीआई का। ये आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो आरबीआई जो है वो मनी की वैल्यू को जो है वो क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। वो उन चैप्टर में पढ़ेंगे। देन क्लियरिंग हाउस फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल दिया ए बैंक और बी बैंक का, ये डिफरेंस है। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई ये मैं बता चुका हूं। अच्छा, अब देखो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई का तो फंक्शन मैंने आपको बताया। अब किस तरह से सर मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर रहा है? तो इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? एक तो आ गए आपके जो है वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और सेकंड जो है वो आ गया क्या आपका? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जिससे सेंट्रल बैंक जो है वो क्या कर सकता है? मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में पहला क्या आता है? बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक्स को जो क्या करता है? लॉन्ग टर्म जो है के लिए जो है वो लोन देता है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई जो क्या करता है? लोन देता है। उसको बोलते हैं बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है। अब इससे मनी सप्लाई जो है वो, अब आप बोलोगे सर मनी सप्लाई कम ज्यादा कैसे हो रही है? तो चलो ये भी यहां पर समझो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो पहले जो है आरबीआई जो है वो 10% जो है वो बैंक रेट पर जो है वो क्या कर रहा था? सपोज कर रहे हैं कि 10% बैंक रेट पर जो है वो कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा था? जो है वो लोन दे रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब जो है उस पैसे को आगे फर्दर कमर्शियल बैंक ने जो है वो क्या कर दिया? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देकर जो है पैसा कमाया। कैसे? देखो 15% जब कमर्शियल बैंक ने लोगों को 15% पे लोन दिया, जब वो पैसा आया तो उस 15% में से 10% तो किसको दे दिया? आरबीआई को दे दिया, क्योंकि भाई
बैंक रेट 10% लग रहा था, उस लोन पर 10% दे दिया, बचा हुआ क्या किया 5% जो है वो क्या कर लिया अपने पास रख लिया। अब अगर आरबीआई को लगता है कि भाई मनी सप्लाई को रोकना पड़ेगा क्योंकि भाई इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत सारी है, क्यों? क्योंकि मार्केट में मनी बहुत ज्यादा है, तो उस मनी के सर्कुलेशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर आरबीआई क्या कर देता है, इस बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देता है। लो भाई, अब जैसे ही आरबीआई ने बैंक रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अब ये जो कमर्शियल बैंक्स की जो कैपेसिटी, अब कमर्शियल बैंक्स को सबसे पहले सोचना पड़ेगा 20% पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आरबीआई से लोन लेंगे, तो आगे हम लोग प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे 25% पे देंगे क्या, 25% पे कौन लेगा हमसे, इतने ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन हमसे जो है वो लोन लेने वाला है। तो भाई रहने दो, हमें आरबीआई से लोन नहीं लेना है, क्योंकि भाई ये जो है बैंक रेट बहुत ज्यादा रखा हुआ आरबीआई ने। तो इस तरह से जो है वो आरबीआई क्या कर लेता है, मनी की सप्लाई को क्या कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और वही अगर आरबीआई को लगता है कि भाई मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो फिर क्या कर देता है, वो बैंक रेट को क्या कर देता है, कम कर देगा, 5% कर देगा। लो, खुश हो जाओ कमर्शियल बैंक, जाओ कमाओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, उन सिक्योरिटीज को क्या खरीदता है और बेचता है। ठीक है ना, मार्केट में खरीदता है और बेचता है। यानी कि अब समझो कि अगर मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को क्या करना है, हमें मार्केट से गायब करना है। तो क्या करेगा, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड्स वगैरह जो भी सिक्योरिटीज है, उनको क्या कर देता है, सेल कर देता है आरबीआई। अब जब वो मार्केट में उन सिक्योरिटीज को सेल करेगा, बदले में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। वही अगर मार्केट में वापस से क्या करना है, अगर पैसा लेकर आना है, तो क्या करेगा, वापस से उन सिक्योरिटीज को क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा आरबीआई, वापस से पैसा जो है वो मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मैं समझा चुका हूं। अब देखो लीगल रिजर्व रेशियो होता क्या, यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, देखो दोनों के दोनों जो है वो सीआरआर भी एक रिजर्व रेशियो है, एलआरआर भी जो है वो क्या, एक रिजर्व रेशियो है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, एलआरआर होता क्या है, वो होता है सम ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर। ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो सम है किसका, कैश रिजर्व रेशियो का और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड वाला। कैश रिजर्व रेशियो तो मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल जो डिपॉजिट होता है उसका एक परसेंटेज जो है वो जो आरबीआई डिसाइड करती है, वो मेंटेन करके रखना पड़ता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, एज क्या अपने पास कैश रिजर्व। और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट आए हुए हैं उसका कुछ अमाउंट, ये भी डिसाइड कौन कर रहा है, आरबीआई। तो वो मेंटेन करके रखना पड़ता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, अपने पास लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं सर, लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको आप किसी भी टाइम पर बेचकर क्या कर सकते हो, कैश में जो आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आपके गोल्ड आ गया, गोल्ड को आप क्या कर सकते हो, तो यानी गोल्ड रिजर्व अपने पास मेंटेन करके रखना है किसको, कमर्शियल बैंक को, ताकि अगर कल को उस गोल्ड को अगर हमें कैश में कन्वर्ट करना है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है, आपका लीगल रिजर्व रेशियो। तो वही सेम चीज जैसे मैंने बैंक रेट समझाया था, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है तो ये सारे रेशियो क्या कर दो, बढ़ा दो। तो इससे जब ये सारे रेशियो बढ़ जाएंगे तो कमर्शियल बैंक्स की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो आगे लोन दे नहीं पाएंगे, वो इसी को मेंटेन करने में लग जाएंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही अगर मनी सप्लाई को क्या करना है, मार्केट के अंदर बढ़ाना है, तो ये सारे के सारे रिजर्व रेशियोज को क्या कर दो, आप जो है वो कम कर दो, तो लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो कमर्शियल बैंक्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो इजीली जो है वो क्या कर पाएंगे, लोन दे पाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका क्वालिटेटिव जो है इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है आपका, सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी जिसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बेसिकली होती क्या है, देखो जितना हम लोग बैंक के पास जाकर जितना लोन ले रहे हैं और उस लोन के अगेंस्ट में हम लोग जो भी कोलैटरल, जो भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनका वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में 1 लाख रुपीस की क्या करी, सिक्योरिटी जमा कराई, और बदले में बैंक ने आपको जो है वो 80,000 रुपीस क्या किया, लोन पे दे दिया। ठीक है, तो यानी कि 1 लाख की सिक्योरिटी आपने जमा कराई है, बैंक ने आपको 80,000 दिया, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 20,000।
बीच का डिफरेंस कितना है 20,000, ये आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक ने कितनी रखी है 20,000, मतलब कितना परसेंट आ गया 20%। तो यानी कि और ऐसा ही होता है हमेशा, जो भी बैंक से जब आपको लोन जब आप लेते हो, आप जितनी भी सिक्योरिटी देते हो उससे कम ही जो है वो आपको क्या करता है, बैंक जो है वो आपको जो है वो लोन पे देता है। क्यों? क्योंकि वो जो डिफरेंस जो जैसे यहाँ पर 20,000 था, ये अपने पास जो है वो बैंक क्या कर लेता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है बैंक अपने पास जो है एज ए मार्जिन रख लेता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे यूज करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे मनी सप्लाई में? तो बस सीधी सी बात है, मनी सप्लाई कम करनी है यानी कि लेंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की कम करनी है, तो बढ़ा दो मार्जिन रिक्वायरमेंट, बोल दो भाई 50% चाहिए। यानी ₹1,00,000 का एसेट कोई आपके पास जो है वो डिपॉजिट करा रहा, तो उसको 50,000 दो। तो अब कोई पागल थोड़ी है, वो बोलेगा मेरे पास ₹1,00,000 की मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, 50,000 मेरे को बहुत कम लोन मिल रहा है, इससे अच्छा लेना ही नहीं है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर मनी सप्लाई को जो है वो कम कर सकते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर जो है वो मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मॉरल सुएशन, ये बड़ा सही वाला पॉइंट है, मॉरल्स। अब क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है एपेक्स इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स बैंक, फादर, पूरे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फादर समझ लो। फादर का काम क्या होता है? बच्चों को प्यार मोहब्बत से कि बेटा जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा करो, ठीक है। और अगर आप अब बच्चे क्या मानेंगे नहीं तो क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा छोटा सा कान के नीचे बज जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कान के नीचे नहीं बजा रहा है, यहां पर आरबीआई क्या कर रहा है, प्यार मोहब्बत से इनको जो है वो समझा कर कि अब जो भी मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूं, जो भी सीआरआर बोल रहा हूं, एसएलआर मेंटेन करने को बोल रहा हूं, एलआरआर मेंटेन करने को बोल रहा हूं, या जो भी गाइडलाइंस आरबीआई दे रहा है उसको आप लोग आराम से फॉलो करते रहो, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन कई बार अगर अगेंस्ट आरबीआई जाने की कोशिश करेगा कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई जो है वो क्या कर सकता है, प्रेशर भी डालता है किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर, ताकि वो आरबीआई की गाइडलाइंस को जो है वो क्या कर सके, फॉलो कर सके। ओके, लास्ट आता है इसमें क्या, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, अब इसमें समझो। अब आरबीआई ही डिसाइड करता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मनी सप्लाई की बात हो रही है कि भाई जो है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। अगर आरबीआई को लगता है कि इस टाइम पर मनी सप्लाई, तो आरबीआई क्या करता है, डायरेक्शन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, कि उन कुछ ही, यानी वो आरबीआई ही डिसाइड करता है कि कुछ सेक्टर्स, और वो सेक्टर्स, दो सेक्टर्स जो कि प्रोडक्टिव इन नेचर है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरत है, जरूरी है वो सेक्टर्स, और उससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हैं, चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन सिलेक्टेड जो है आप फर्म्स बोल लो, ठीक है, या सेक्टर्स बोल लो, उनको क्या करना है, आरबीआई सिलेक्ट करता है और बताता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप इनको ही जो है क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो। इसके अलावा जो है बाकी लोगों को जो है वो आप लोन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को हमें क्या करना है, अभी कम रखना है। तो कंट्री का प्रोडक्शन जो है वो चलता रहे, कंट्री की ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट होती रहे, तो उसके लिए जो है कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट करने का काम, और जिनको लोन देना है वो काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इससे भी जो है वो क्या होता है, मनी का जो है सप्लाई को जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कौन, आरबीआई। ठीक है, तो ये लास्ट में देखिए, थैंक यू। तो थैंक यू, और आई होप ये मनी एंड बैंकिंग पूरा का पूरा चैप्टर वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो, और आई होप आपको ये जो है वो समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट भी पूछ सकते हो। थैंक यू।